हाय फ्रेंड्स, आप लोग का अपने क्लास नमन एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। कल हम लोग पढ़े थे यूजफुल बैक्टीरिया में फ्रेंड हम लोग पढ़े थे ना सॉइल फर्टिलिटी के लिए। जो बैक्टीरिया प्रोटीन को अमोनिया में चेंज कर देती है उसे अमोनिफिकेशन बैक्टीरिया करते हैं। इसको मैं थोड़ा फटाफट बता देती हूँ जिससे कल बताई थी फिर भी। सेकंड, पेड़ पौधे अमोनिया को नाइट्राइट के रूप में लेते हैं, नाइट्रोजन के रूप में नहीं लेते हैं। अगर वो नाइट्रोजन के रूप में लेते तो वैसे ही एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन फ्री रहती है। बट जब बैक्टीरिया उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में तोड़ देती है तभी पेड़ पौधे उसको ले पाते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। इसलिए कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं। इस प्रोसेस को आप देख लीजिए। यहाँ अमोनिया को नाइट्रोबैक्टीरिया सोमिनांस होता है जो उसको नाइट्राइट में तोड़ता है। फिर इस नाइट्राइट को नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया नाइट्रेट में तोड़ता है। इसी नाइट्रेट को पेड़ पौधे लेते हैं। इन दोनों प्रोसेस को मिला के नाइट्रिफिकेशन बोला जाता है। शॉर्ट नोट में आ जाता है नाइट्रिफिकेशन के विषय में लिखने के लिए। एक कल मैं बताने वाली थी, नहीं बता पाई थी, डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन मतलब नाइट्रेट को नाइट्रोजन में चेंज करना। नाइट्रेट को नाइट्रोजन में चेंज करने के लिए थियोबैसिलस बैक्टीरिया होती है जो नाइट्रेट को तोड़कर नाइट्रोजन में बदल देती है। यही नाइट्रोजन 78% एटमॉस्फेयर में फ्री रूप से मिलता है। फिर यही प्रोसेस सेम चलती है। फिर नाइट्रोजन को प्रोटीन में बदलना, प्रोटीन को फिर अमोनिया में, अमोनिया से नाइट्राइट, देन नाइट्रेट, फिर डिनाइट्रिफिकेशन होती है। ये साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल हमेशा चलती रहती है। अब बैक्टीरिया के यूजफुल कार्य हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें अब देखिए रेटिंग ऑफ फाइबर। जो जूट होता है, पटसन, जिससे रस्सी बनती है, वो कैसे बनती है? पेड़ के जो फ्लोएम होते हैं उसको सड़ाने से। तो उस पेड़ के जो डंठल होती है, फ्लोएम होती है, उसको सड़ाने का काम जो बैक्टीरिया करती है, रेटिंग ऑफ फाइबर निकालने का कार्य जो करती है, उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? क्लॉस्ट्रीडियम बोट्राइकम, आर क्लॉस्ट्रीडियम बोरम या क्लॉस्ट्रीडियम पेक्टिनोबोरम। जो हम लोग गांव में देखते हैं कि जूट सनई को क्या करते हैं, बंडल बना के पानी में डाल देते हैं, और उस पानी में जब डाल देते हैं कुछ दिन बाद उसी पानी से उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर जाती है। और कौन सी बैक्टीरिया होती है? क्लॉस्ट्रीडियम बोट्राइकम, आर क्लॉस्ट्रीडियम बोरम। ये बैक्टीरिया उसके तने को, स्टीम को क्या करती है? सड़ा देती है। सड़ाने का मतलब यह है कि उसको रस्सी बनाने लायक उसको बना देती है, तंतु रूप में चेंज कर देती है, जिससे फाइबर का ऑब्टेन हो जाता है। और प्रोसेसिंग को क्लॉस्ट्रीडियम स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया बोलते हैं। मैंने नीचे लिख दिया, जूट को सड़ाने के लिए क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरियम का यूज करते हैं। सेकंड, बैक्टीरिया यूज इन जेनेटिक्स इंजीनियरिंग। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में भी बैक्टीरिया का प्रयोग होता है। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग मतलब जैसे कि जो हमारे साइंटिस्ट लोग होते हैं, मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, उसमें इस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत यूजफुल बैक्टीरिया होती है। ई कोलाई बैक्टीरिया, ये रिकम्बिनेंट इंसुलिन के प्रोडक्शन में इसका प्रयोग किया जाता है। रिकम्बिनेंट इंसुलिन मतलब मनुष्य के इंसुलिन का डीएनए ले लिया जाता है पैनक्रियाज से। जैसे सपोज ये मनुष्य के पैनक्रियाज का डीएनए है, उसमें यहाँ से काट के उसमें ऐड कर दिया जाता है ई कोलाई का डीएनए। फिर ये ई कोलाई जब डिवाइड होती है तो बार बार डिवाइड हो के मनुष्य के इंसुलिन को बार बार बनते, यहाँ पे ए डीएनए, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे इसकी ब्रांचिंग बढ़ती जाती है। इससे बहुत मात्रा में इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है लैब में। तो ये बैक्टीरिया कहाँ पे काम आती है? जेनेटिक्स इंजीनियरिंग में। हमारे इंटेस्टाइन में ई कोलाई बैक्टीरिया विटामिन B2 का सिंथेसिस करती है। हमारे इंटेस्टाइन में, हमारी आंत के अंदर एक बैक्टीरिया पाई जाती है, ई कोलाई बैक्टीरिया। ये हेल्दी बैक्टीरिया होती है। ये विटामिन B2 की सिंथेसिस हमारे इंटेस्टाइन में करती है। B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। जब मैं विटामिन का चैप्टर पढ़ाऊंगी तो पूरे विटामिन के विषय में डीपली बताऊंगी। मैन्युफैक्चर ऑफ बटर एंड चीज, इसमें भी बैक्टीरिया का ही प्रयोग किया जाता है इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इसलिए यूजफुल बैक्टीरिया में आती है। डेयरी व्यवसाय में मक्खन और पनीर उत्पादन में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का यूज किया जाता है। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ये बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, द्वारा स्रावित लैक्टिक एसिड। ये बैक्टीरिया लैक्टिक एसिड का स्रवण करती है। इसके प्रभाव से दूध का
केशिन प्रोटीन जम जाता है। दूध में कौन सी प्रोटीन होती है, ये भी क्वेश्चन बन गया। दूध में केशिन प्रोटीन होती है जो कि लैक्टिक बैसिलस लैक्टिस बैक्टीरिया के वजह से जम जाती है, इसी से पनीर बनाया जाता है। मक्खन बनाने में भी यही बैक्टीरिया काम में लाई जाती है। तो आपको इस आई होप ये समझ में आ गया इजली। करिंग ऑफ टी एंड टोबैको लीव्स। करिंग मतलब जो चाय की पत्ती में महक होता है और जो टोबैको के तंबाकू में पत्तियों में महक होता है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। एक करिंग मतलब उसकी जो महक होती है। करिंग ऑफ टी लीफ इज कॉज्ड बाई माइकोकॉकस कैंडिडेंस। ये बैक्टीरिया का नाम है। इसी बैक्टीरिया के कारण चाय की पत्ती में जो सुगंध स्पेशल होती है इसी के कारण होती है। और टोबैको के लीफ में जो स्पेशली महक होती है, सुगंध होती है, वो माइक्रोकॉकस। करिंग ऑफ टोबैको लीव्स इज कॉज्ड बाय माइक्रोकॉकस एंड मेगाथीरियम बैक्टीरिया ड्यू टू फर्मेंटेशन प्रोसेस। ये फर्मेंटेशन प्रोसेस द्वारा उसमें महक होती है। इसी तरह कॉफ़ी में जो कॉफ़ी के चॉकलेट महक होती है वो भी बैक्टीरिया के ही कारण होती है। तो आप जान लीजिएगा कि चाय में जो महक होती है स्पेशली, कॉफ़ी में जो महक होती है स्पेशली, और टोबैको लीफ में जो स्पेशली महक होती है वो किसके कारण होती है, बैक्टीरिया के कारण होती है। बैक्टीरिया से बचाने के उपाय। अब बैक्टीरिया जो इन्फेक्टेड कर देती हैं कहीं कहीं पे, उनसे बचने के क्या उपाय हैं। फर्स्ट प्रोसेस स्टरलाइजेशन, उसको स्टरलाइज करना, साफ करना। कैसे होता है, जब हम लोग देखें अक्सर हॉस्पिटल में जब वो ऑपरेशन वगैरह होता है तो सारे ऑपरेटर्स को एक ऑटोक्लेव में डाल के उसमें हीट द्वारा उसको बैक्टीरियल फ्री किया जाता है। उसी प्रोसेस को स्टरलाइजेशन बोला जाता है। किसी माध्यम में जीवाणुओं को नष्ट करना, कोई भी माध्यम हो उसमें जीवाणुओं को जब नष्ट किया जाता है तो उस प्रोसेस को स्टेराइजेशन प्रोसेस कहते हैं। ऑटोक्लेव के द्वारा सर्जिकल और रिसर्च ऑपरेटर्स को जीवाणु मुक्त किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे ऑटोक्लेव सिस्टम बनाया है रफली, इसमें सारे ऑपरेटर्स को डाल दिया जाता है जो रिसर्च के होते हैं। उसमें 15 पाउंड का क्या दिया जाता है, प्रेशर, और 120 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया जाता है। इतने टेम्परेचर पर 20 मिनट तक इसको बॉयल किया जाता है। तो सारे सर्जिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो जीवाणु मुक्त हो जाते हैं, मतलब इसे दोबारा फिर अपने डॉक्टर यूज में लेता है। तो एक ऑपरेशन के बाद, एक ट्रीटमेंट के बाद डॉक्टर सारे ऑपरेटर्स को इसमें डाल के 15 पाउंड का प्रेशर दे के 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 20 मिनट तक बॉयल करवाते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया फ्री हो जाए वो सारे ऑपरेटर्स। पाश्चराइजेशन, दूध का बैक्टीरिया फ्री होना, ये पाश्चराइजेशन प्रोसेस में आता है। जैसे हम लोग जो पैकेट का दूध लेते हैं वो पाश्चराइज रहता है, मतलब बैक्टीरिया फ्री होता है वो। पाश्चराइजेशन इज डिस्कवर्ड बाय पाश्चर नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 15 पाउंड का प्रेशर देकर 30 मिनट तक गर्म कर दे तो दूध जीवाणु मुक्त हो जाता है। मतलब कि दूध जो हम लोग पैकेट का अमूल वगैरह लेते हैं उसको पहले वो बिल्कुल बैक्टीरिया फ्री होता है, सेफ होता है। सबसे पहले दूध को उसको उबाला जाता है, कितने टेम्परेचर पर, 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 15 पाउंड का प्रेशर देकर और 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। फिर उसको तुरंत ठंडा करके पैकेटिंग कर दिया जाता है। ये बिल्कुल फ्री होता है। इस प्रोसेस को पाश्चराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। अगर इसी दूध को 71 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर दूध को गर्म कर दें तो सिर्फ 15 सेकंड में ये दूध बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। अभी नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, देख लीजिए। ज़्यादा तेल और नमक से बैक्टीरिया के सेल प्लाज्मलाइज्ड हो जाते हैं, इसलिए अचार, मुरब्बे, चटनी आदि को बहुत दिनों तक डिब्बे में बंद करके सुरक्षित रखा जाता है। हम लोग के अचार जो घर पे बनते हैं उसमें देखते हैं मम्मी लोग तेल वगैरह ज़्यादा डालती है, नमक। इसका क्या प्रभाव है, वो बैक्टीरिया को किल करता है। बैक्टीरिया की जो साइटोप्लाज्म होती है, जो सेल होती है, वो डेड हो जाती है, जिससे उसका आगे क्या जनरेशन उसकी बढ़ती नहीं, मतलब वो डेड हो जाती है। इसलिए वो अचार और मुरब्बे चटनी बहुत दिनों तक सुरक्षित रह जाते हैं। फ्रेंड्स, अब बैक्टीरिया का चैप्टर हम लोग का फुली कंप्लीट हो गया। हमारे चैनल को देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच।